हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश को आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और वो भी एकदम शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आपको हाथों हाथ याद हो जाए। और जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, अभी 3 दिन बाद आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाला है उनके सिलेबस में गुज्जर प्रतिहार दिया गया है, तो वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार के बारे में। गुर्जरात्रा प्रदेश से गुज्जर प्रतिहार शब्द बना है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। गुर्जरात्रा प्रदेश से गुज्जर प्रतिहार शब्द बना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे गुज्जर प्रतिहार ने दोस्तों अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम कब किया था, तो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक आपका गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किस इतिहासकार ने कहा है, तो ये रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में दोस्तों गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। तो ये ऐहोल अभिलेख आपको ध्यान रखना है। ऐहोल अभिलेख में दोस्तों आपके सबसे पहले गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना है। और ऐहोल अभिलेख आपका किसका हो जाएगा दोस्तों, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, नीलकुंड, रामनपुर, देवली व करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। तो नीलकुंड का अभिलेख है, रामनपुर का अभिलेख है, देवली का अभिलेख है और करहाड़ का अभिलेख है। यहाँ पर प्रतिहार जो है दोस्तों उनको गुज्जर कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, मूणोद नैणसी गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखा बताता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूणोद नैणसी के अनुसार गुज्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं हैं, तो 26 शाखाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितनी शाखाएं हो जाएगी दोस्तों, 26 शाखाएं हो जाएगी। और ये एग्जामिनर पूछता है, काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है। तो मूणोद नैणसी के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों की शाखाएं कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम मंडोर की शाखा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके अलावा एक हम भीनमाल की शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 शाखाएं हम पढ़ने वाले हैं जो कि राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, आप गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा अगर आपसे पूछी जाए, सबसे प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मंडोर की शाखा हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन, 26 में से सबसे प्राचीन आपकी मंडोर हो जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण भी आपकी मंडोर हो जाएगी। मंडोर के प्रतिहार जो है दोस्तों वो क्षत्रिय थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मंडोर के प्रतिहार जो है वो क्षत्रिय कहलाए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मंडोर के शासकों का क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कभी कभार एग्जामिनर क्रम भी पूछ लेता है। जैसे कि सबसे पहले आपके हरिश्चंद्र आ जाएंगे, फिर आपका रज्जिल आ जाएगा, फिर नरभट्ट आ जाएगा, फिर आपका नागभट्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका तात आ जाएगा दोस्तों। 5वें नंबर पर आपका तात आ जाएगा, भोज आ जाएगा, यशोवर्धन आपका आ जाएगा। इसके अलावा सिलुक है, और एक आपका कक्क है, और एक आपका बाउक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका कुकुक हो जाएगा। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ ट्रिक बनाइए, इसको कैसे याद करोगे। सबसे पहले हरिश्चंद्र है, फिर आपका रज्जिल है, फिर आपका नरभट्ट है, फिर नागभट्ट प्रथम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली लाइन को आप याद रखिए दोस्तों, हर नर नाग, हर नर नाग। तो हरिश्चंद्र, फिर आपका रज्जिल, फिर आपका नरभट्ट और फिर आपका नागभट्ट प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका तात आ जाएगा, फिर भोज आ जाएगा दोस्तों, यशोवर्धन, सिलुक, कक्क और बाउक और कुकुक। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र के बारे में हम देख लेते हैं। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये क्रम भी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों हरिश्चंद्र के बारे में। प्रतिहार वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो वो आपका हरिश्चंद्र हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक आपका हरिश्चंद्र हो जाएगा, जिसे रोही लद्दी के नाम से भी जाना जाता है। तो रोही लद्दी के नाम से किसे जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो रोही लद्दी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरिश्चंद्र को जाना जाता है। और ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हरिश्चंद्र जो था दोस्तों, इसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी, दूसरी छत्राणी। तो भद्रा क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोग भट्ट,
कदक रज्जिल और द उत्पन्न हुए। तो इसकी दो पत्नियां थी, एक तो आपकी ब्राह्मणी हो जाएगी, दूसरी आपकी छत्राणी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी छत्राणी भद्रा। तो क्षत्रिय पत्नी भद्रा जो थी दोस्तों, उससे 4 पुत्र हुए। एक तो आपका भोगभट्ट हुआ, एक आपका कदक हुआ, और एक आपका रज्जिल हो जाएगा, और एक आपका द हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें रज्जिल भी शामिल है, रज्जिल भी यहाँ पर जन्म हुआ था। भोगभट्ट है, कदक है और द है। वंशावली तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, वंशावली जो है दोस्तों ये आपके तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है, और ये एग्जामिनर पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है, तो रज्जिल से प्रारंभ होती है। अब ये सवाल एग्जामिनर पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हरिश्चंद्र ने राजधानी किसको बनाया था दोस्तों, मंडोर को बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हरिश्चंद्र ने राजधानी किसको बनाया, मंडोर को बनाया। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक रोहिलद्दी नाम से इसे जाना जाता है। 4 पुत्र हुए थे इसके क्षत्रिय पत्नी भद्रा से, भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और द। और रज्जिल जो है दोस्तों यहाँ से वंशावली प्रारंभ होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बारे में दोस्तों हम मंडोर में भी पढ़ेंगे और साथ साथ भीनमाल में भी पढ़ेंगे। तो नागभट्ट प्रथम जो है ये नरभट्ट का पुत्र था। किसका पुत्र था, ये नरभट्ट का पुत्र था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किसका पोता हो जाएगा, तो रज्जिल का पोता हो जाएगा। तो रज्जिल से तो दोस्तों वंशावली प्रारंभ होती है, और रज्जिल का पोता हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम। तो नरभट्ट जो है उसका पुत्र था आपका नागभट्ट प्रथम, और रज्जिल का पोता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रज्जिल का पोता और नरभट्ट का पुत्र नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया दोस्तों, राजधानी मंडोर से मैदान तक मेड़ता को बनाया। तो मंडोर टू मेड़ता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मंडोर टू मेड़ता, मंडोर से मेड़ता को राजधानी किसने बनाया दोस्तों, तो ये आपकी नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नागभट्ट द्वितीय भी आएगा अभी। तो नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है, नागभट्ट की रानी जजिका देवी से 2 पुत्र हुए, एक तात दूसरा भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भाई भोज को मंडोर सौंप संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नागभट्ट की रानी जजिका देवी थी, इससे 2 पुत्र हुए, एक तो तात और एक आपका भोज। तात ने अपने भाई भोज को मंडोर सौंप दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। यानी तात ने तो दोस्तों संन्यास ग्रहण कर लिया और भोज को क्या कर दिया, मंडोर सौंप दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नागभट्ट जो है ये नरभट्ट का पुत्र हो जाएगा, रज्जिल का पोता हो जाएगा। मंडोर से मेड़ता राजधानी अगर आपसे पूछी जाए किसने ट्रांसफ़र करी, तो नागभट्ट प्रथम ने ट्रांसफ़र करी, और इसका पुत्र हो जाएगा आपका तात और भोज। और भोज ने आगे का राज्य संभाला, तात ने संन्यास ले लिया। अब आगे देखिए कक्क। कक्क जो है दोस्तों इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण थे, और मुदागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया। तो कक्क के द्वारा दोस्तों गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया गया था। अभी धर्मपाल नाम के बहुत सारे आएंगे दोस्तों। तो गौड़ शासक धर्मपाल को किसने पराजित किया, कक्क ने पराजित किया था। और व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, सर्व भाषाओं का ज्ञाता था आपका कक्क। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए कुक्कुट के बारे में। देखिए दोस्तों कुक्कुट से रिलेटेड एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। 861 ईस्वी में घटियाला शिलालेख जो है ये किसके काल में मिला था, तो कुक्कुट के काल का हो जाएगा आपका घटियाला शिलालेख। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो घटियाला शिलालेख फलोदी उत्कीर्ण कराया कुक्कुट ने, जिसमें प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और घटियाला शिलालेख जो है दोस्तों ये आपका 4 अभिलेखों का समूह है। 4 अभिलेखों का समूह है आपका घटियाला अभिलेख। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 4 अभिलेखों का समूह है घटियाला शिलालेख। 861 ईस्वी का हो जाएगा। कुक्कुट ने उत्कीर्ण करवाया था आपका फलोदी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जामिनर पूछता है घटियाला शिलालेख जो है ये किसके समय उत्कीर्ण हुआ था, तो कुक्कुट के समय का हो जाएगा ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पूछता है, पिछली बार वीडियो के एग्जाम में ये पूछा गया था और काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए। तो घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ किसने स्थापित करवाए, तो कुक्कुट ने स्थापित करवाए। यानी घटियाला आ जाए तो कुक्कुट का आपको याद आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुज्जर प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित है। तो जालोर के, उज्जैन के और कन्नौज के प्रतिहार जो है दोस्तों गुज्जर प्रतिहार, ये मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जालोर के हो, चाहे उज्जैन को हो, चाहे कन्नौज के हो, इनका संबंध आपके मंडोर से हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों भीनमाल की शाखा, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक जो है वह आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, तो भीनमाल शाखा का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा, भीनमाल में प्रतिहारों की शाखा का संस्थापक आपका नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम को नागव लोक व इसके दरबार को नागव लोक दरबार कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम को नागव लोक कहा जाता है और इसके दरबार को नागव लोक दरबार कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है।
ठीक है। और पहली बात आपको ध्यान रखनी है, भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। आगे देखिए, इन्होंने भीनमाल को चावड़ों से जीता। तो इन्होंने भीनमाल को किससे जीता था दोस्तों, चावड़ों से जीता था। और ये सवाल एग्जाम में बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने भीनमाल को किससे छीना था या किससे जीता था, तो चावड़ों से जीता था। तथा भीनमाल श्रीमाल को राजधानी बनाया। तो भीनमाल या श्रीमाल को राजधानी किसने बनाया दोस्तों, तो ये आपके नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भीनमाल को राजधानी किसने बनाया, तो नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। बाद में उज्जैन को भी राजधानी किसने बनाया, तो ये भी नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। तो भीनमाल को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाया, उज्जैन को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाया। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति जो है ये आपकी मिहिर भोज की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी नागभट्ट प्रथम की नहीं है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्वालियर प्रशस्ति जो है ये किसकी हो जाएगी, मिहिर भोज की हो जाएगी। लेकिन नागभट्ट प्रथम को इसमें नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नारायण किसे कहा गया है और मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है, तो ये आपके नागभट्ट प्रथम को कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरब शासकों को हराया था नागभट्ट प्रथम ने, इनको सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम भी किया था। तो अरब शासकों को हराया और इनको सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम भी किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, वत्सराज। वत्सराज जो था दोस्तों ये देवराज के पुत्र थे। किसके पुत्र हो जाएंगे, देवराज के पुत्र हो जाएंगे। प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे जाए तो प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक आपके वत्सराज हो जाएंगे। तो वह से वास्तविक और वह से आपका वत्सराज हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देवराज के पुत्र आपके वत्सराज हो जाएंगे और ये आपके वास्तविक संस्थापक थे प्रतिहार वंश के। वत्सराज के काल में ओसिया में भगवान महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओसिया में जो आपके मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर जो है वहाँ पर महावीर स्वामी के मंदिर बने हुए हैं। इनका जो निर्माण है दोस्तों ये किसके काल में हुआ था, तो ये वत्सराज के काल में हुआ है और वत्सराज को वास्तविक संस्थापक कहा गया है। और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, यकीन मानिए दोस्तों ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओसिया के जो मंदिर है इनका निर्माण किसके काल में हुआ, तो वत्सराज के काल में। आगे देखिए, वत्सराज के काल में जिंदत सूरी ने हरिवंश पुराण तथा उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंदत सूरी और उद्योतन सूरी और जिंदत सूरी ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। उद्योतन सूरी के द्वारा कुवल्यमाला की रचना की गई है जिसमें 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें आपकी एक मरुभाषा भी शामिल है। और जिंदत सूरी ने हरिवंश पुराण लिखी है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जामिनर ने सवाल कैसे पूछा था, यहाँ से सवाल पूछा था एग्जामिनर ने, उद्योतन सूरी जो था ये किसके दरबार में था, तो उद्योतन सूरी आपका वत्सराज के दरबार में था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसके द्वारा कुवल्यमाला लिखी गई है। और जिंदत सूरी आपका किसके दरबार में हो जाएगा, ये भी आपके वत्सराज के दरबार में हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी एक आपका राजशेखर भी आएगा दोस्तों, जो कि आपके महेंद्र पाल के समय का हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी वो भी आएगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये एग्जामिनर यहाँ से सवाल जरूर पूछता है, उद्योतन सूरी किसके काल में हो जाएगा, जिंदत सूरी आपके किसके काल में हो जाएगा, किसके दरबार में हो जाएगा, तो वत्सराज के काल में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुवल्यमाला ग्रंथ में वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रणहस्तिन की उपाधि किसे दी जाती है, तो रणहस्तिन की उपाधि जो है दोस्तों ये आपकी वत्सराज को दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वत्सराज से रिलेटेड रणहस्तिन भी आपको ध्यान रखना है, रणहस्तिन कुवल्यमाला ग्रंथ में कहा गया है। अब आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था दोस्तों आपका, कौन सा संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब यहाँ से भी एग्जामिनर सवाल पूछता है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहा जाता है। वत्सराज के समय कन्नौज पर अधिकार को लेकर दोस्तों 3 आपके शासक थे, बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट व गुज्जर प्रतिहार वंश। यानी बंगाल का तो पाल वंश हो जाएगा, दक्षिण के आपके राष्ट्रकूट हो जाएंगे और एक आपके गुज्जर प्रतिहार हो जाएंगे। इनके मध्य संघर्ष हुआ था दोस्तों लगभग 100 सालों तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 पक्ष है, ठीक है। एक तो गुज्जर प्रतिहार है, एक दक्षिण का राष्ट्रकूट है और एक बंगाल का पाल वंश है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किस लिए हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज पर अधिकार को लेकर, ठीक है। और 100 साल तक लगभग आपका संघर्ष चला था। इस संघर्ष का प्रारंभ किसने किया, तो वत्सराज के द्वारा इस संघर्ष का प्रारंभ किया गया था। और ये सवाल एग्जामिनर पूछ चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष का शुभारंभ या प्रारंभ किसने किया, तो ये वत्सराज के द्वारा किया गया था। इन्होंने पाल नरेश धर्मपाल कन्नौज के इंदिरा युद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। तो वत्सराज के द्वारा कन्नौज पर अधिकार किया गया था। इन्होंने पाल नरेश धर्मपाल को हराया था दोस्तों, पाल नरेश धर्मपाल को इन्होंने हराया, पाल से याद रख लेना, पाल नरेश धर्मपाल को हराया और कन्नौज के इंदिरा युद्ध को हराया, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, तो ध्रुव ने क्या किया, वत्सराज को वापस पराजित किया और अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसने शामिल किया ये गंगा और यमुना के चिन्हों को, तो ये ध्रुव ने शामिल किया था और ये भी आपका एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, हर लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए नागभट्ट द्वितीय के बारे में। कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को किसने हराया था, तो चक्रयुद्ध को किसने हराया था, नागभट्ट द्वितीय ने हराया था। नागभट्ट सेकंड जो है दोस्तों, इसके द्वारा चक्रयुद्ध को हराया गया था, जो कि आपका कन्नौज का शासक था। तो कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रतिहारों की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित किसने की, तो नागभट्ट द्वितीय ने की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रतिहारों की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित किसने की, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा की गई। इसने चक्रयुद्ध को पराजित किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। राजधानी कन्नौज को बनाया तो कन्नौज के शासक को ही पराजित करेगा, तो चक्रयुद्ध को इसने पराजित किया था। अब आगे देखिए, बकुला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि मिलती है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, नागभट्ट द्वितीय जो है दोस्तों, इसको बकुला अभिलेख में, कौन सा अभिलेख है दोस्तों, बकुला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये एग्जामिनर पूछता है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसे दी जाती है, तो ये नागभट्ट द्वितीय को दी जाती है। यह उपाधि मुंडोर मुंगेर युद्ध के बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर धारण की थी। तो धर्मपाल को हराकर इसने धारण की थी आपकी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है, किसके वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, तो नागभट्ट द्वितीय जो होता है दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय जो होता है इसका वंशज जो होता है वो आपके गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। तो ये बात आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। अब आगे देखिए दोस्तों, मिहिर भोज। मिहिर भोज भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 836 से लेकर 885 ईस्वी इसका शासनकाल हो जाएगा। अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी इसने दोस्तों, अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी इसने, ठीक है। इसीलिए इसे प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। तो प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो मिहिर भोज को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हर जगह आपको कोई ना कोई पितृहंता मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, वो आपका रामभद्र जो पिता थे उसको मिहिर भोज के द्वारा रामभद्र को मार दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी हत्या की गई थी। तो अपने पिता रामभद्र की हत्या की गई, इसीलिए प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है, मिहिर भोज को कहा जाता है। समकालीन शासक बंगाल के देवपाल व राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। तो दोस्तों बंगाल के देवपाल को इसने पराजित किया और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव कृष्ण को भी पराजित किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अरब यात्री सुलेमान इनके समय भारत आए, जिसने मिहिर भोज के कुशल प्रशासन व शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। तो सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके आए थे मिहिर भोज के काल में। किसके काल में आए, मिहिर भोज के काल में। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, सुलेमान को भोजन कराया। कैसे याद रखोगे, सुलेमान को भोजन कराया। तो सुलेमान को भोजन कराया, तो इससे क्या हो जाएगा, सुलेमान से सुलेमान हो जाएगा, भोजन से आपका भोज निकालना है, आपको क्या निकालना है, भोज। तो मिहिर भोज के शासनकाल में दोस्तों आपका सुलेमान आया था। और ये सवाल आपका दोस्तों रीट के एग्जाम या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सुलेमान यात्री जो था, अरब यात्री था ये आपका, ये कब आया था, तो मिहिर भोज के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो सुलेमान को भोजन करा दिया। सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक व इस्लाम का शत्रु कहा। कश्मीरी कवि कल्लण ने राज तरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, कवि कल्हण के द्वारा लिखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राज तरंगिणी जो है ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो राज तरंगिणी जो है दोस्तों, इसमें मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। कश्मीरी कवि कल्हण था आपका, तो कल्हण के द्वारा आपकी राज तरंगिणी लिखी गई है। राज तरंगिणी वैसे तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, किसके द्वारा लिखी गई है, कवि कल्हण के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें मिहिर भोज का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, अब मिहिर भोज की उपाधियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, आदि वरा की उपाधि से दी जाती है ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा, आपका मिहिर भोज से हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध मिहिर भोज से हो जाएगा और इसमें आदि वरा की उपाधि दी जाती है, इसमें इसको आदि वरा की उपाधि दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रभास की उपाधि से दौलतपुर अभिलेख में दी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रभास की उपाधि जो है वो दौलतपुर अभिलेख में से दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। दौलतपुर अभिलेख में प्रभास की उपाधि से दी जाती है। इसको कैसे याद रखोगे आप? बाहुबली मूवी आपने देखी है, उसमें एक्टर का नाम प्रभास है दोस्तों, ठीक है। तो प्रभास की बाहुबली मूवी हिट हुई थी, तो उसने काफ़ी सारा धन कमाया, यानी दौलत कमाई, तो दौलत अभिलेख में इसको प्रभास की उपाधि दी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, तो इस तरीके से ध्यान रखनी है। और ग्वालियर अभिलेख में से आदिवरा की उपाधि भी दी जाती है। तो मीर भोज को आदिवरा और प्रभास की उपाधि दी जाती है, दोनों एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे देखिए, इसकी कुछ पुस्तकें हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्यकल्पतरु, राजमड्डांड, सरस्वती कंठाभरण, भोज चंपू, तत्व प्रकाश, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति आपकी मिहिर भोज के शासनकाल में इसकी रचना की गई। तो ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध मिहिर भोज से हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। किसका वंशज बताया गया है? लक्ष्मण का वंशज जो है दोस्तों गुज्जर प्रतिहारों को किस में बताया गया है? ये आपकी ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है। गुज्जर प्रतिहारों से संबंधित है जो तिथि विहीन है, तो इसमें आपकी तिथि अंकित नहीं है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तिथि विहीन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी, मीर भोज के काल का हो जाएगा, और यहाँ पर लक्ष्मण के जो वंशज है गुज्जर प्रतिहारों को, वो आपके ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों आदिवरा की उपाधि दी गई है आपके मीर भोज को, और प्रभास की उपाधि दौलतपुर अभिलेख में दी गई है। अब आगे देखिए दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु दरबारी कवि राजशेखर थे। ये राजशेखर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल एग्जामिनर पूछ चुका है। तो राजशेखर जो होता है ये किसके दरबार में हो जाएगा? तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उद्योतन सूरी किसके दरबार में था? तो वत्सराज के दरबार में था। उसी तरीके से राजशेखर आपका महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, भुवन कोश ग्रंथों की रचना की। तो इन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कपूर मंजरी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, काव्य मीमांसा आ चुकी है, बाल रामायण आ चुकी है। तो इनकी रचना किसने की दोस्तों? राजशेखर के द्वारा की गई है। तो कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी राजशेखर के द्वारा की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किसके दरबार में हो जाएंगे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल को पराजित किया। तो राज्यपाल को पराजित महमूद गजनवी ने किया था। फिर इनके पुत्र त्रिलोचन पाल को भी पराजित किया, और त्रिलोचन पाल ने राजधानी कन्नौज से बारी को बनाया। तो कन्नौज से बारी को राजधानी किसने ट्रांसफ़र किया? तो ये आपके त्रिलोचन पाल ने किया था। तो ये अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कन्नौज से बारी को राजधानी किसने बनाया, तो ये त्रिलोचन पाल ने बनाया था, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने भी गुज्जर प्रतिहारों पर आक्रमण जारी रखे, प्रतिहारों की शक्ति समाप्त होती गई। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो ये एग्जामिनर पूछ चुका है, ये कौन हो जाएगा? आपका यशपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? यशपाल हो जाएगा। यशपाल जो है गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रभाकर वर्धन ने गुजरों को परास्त किया तथा हर्षवर्धन ने गुजरों से भीनमाल छीना। तो प्रभाकर वर्धन जो था दोस्तों, इसने भी गुजरों को पराजित किया था, और हर्षवर्धन जो था इसने गुजरों से भीनमाल छीना था। हर्षवर्धन ने गुजरों से भीनमाल छीना था। राजौरगढ़ रायपुर में भी गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था। मंथन देव यहाँ का प्रसिद्ध शासक था, और ये सवाल आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। ये मंथन देव आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मंथन देव जो है ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? राजौरगढ़ में। राजौरगढ़ में भी दोस्तों गुज्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। तो आपके राजौरगढ़ में भी गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था, और यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था वो था मंथन देव, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश में शासन को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसके पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश में शासन जो थे उनको प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसके पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है? राजपुरुष कहा जाता है। अब दोस्तों आपकी एक दो लाइनें और बची हुई है, वो भी देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सुलेमान ध्यान रखना है, जो कि किसके काल में आया था? जिसको हमने भोजन करा दिया था। तो सुलेमान को तो भोजन करा दिया मिहिर भोज में। और एक आपका आया था हैनसांग, ये आपको ध्यान रखना है। हैनसांग जो है दोस्तों ये आपके किसके शासन काल में आया? तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको कैसे याद रखोगे? सिंपल सा है दोस्तों, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन में आपका ह आ रहा है, तो यहाँ से निकालना है आपको हैनसांग, ठीक है। तो हैनसांग किसके शासनकाल में आया? आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? CU की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? CU की। इसकी पुस्तक हो जाएगी CU की, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपके हैनसांग की पुस्तक हो जाएगी CU की। यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हैनसांग को। गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को
इसके द्वारा पीलो मोलो बताया गया है। तो भीनमाल को इसके द्वारा पीलो मोलो बताया गया है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल भी इसने बताया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को इसमें क्या कहा है? पीलो मोलो। तो ये पीलो मोलो जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ह्वेनसांग द्वारा गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को पीलो मोलो बताया गया है। गुज्जर राज्य को कुचिलो कहा गया है। तो गुज्जर राज्य जो था दोस्तों इसे कुचिलो कहा गया है, किसके द्वारा? ह्वेनसांग के द्वारा। तो 3-4 बातें ध्यान रखनी है। ह्वेनसांग जो है ये चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है, जबकि सुलेमान आपका अरबी यात्री था और वो आपका मिहिर भोज के समय आया था। इसकी पुस्तक सीयू की आपको ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पीलो मोलो एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुचिलो आपको ध्यान रखना है, गुज्जर राज्य को कुचिलो कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश जो था वह एकदम शानदार तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।